हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के एग्जाम के उस साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी के सीरीज में हम आगे देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक और क्या अभी नेक्स्ट टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, तो कल हमने सोशल चेंज तक हमने किया था कंप्लीट, और आज हम थियरीज ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सोशल कंट्रोल कल हमने खत्म किया था, सोशल चेंज अब थोड़ा सा है उसमें, एंड सोशल कंट्रोल में कुछ थियरीज बाकी थी। सो आइए देखते हैं क्या क्या थियरीज हैं जो सोशल कंट्रोल में थी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। So, theories of social control. Social control refers to the mechanisms, strategies, institutions through which society maintains social orders and regulate human behavior. Below are key sociological theories explanation function. ठीक है, तो पहली जो theories है वो हमारा E.A. रॉस की theory है. So Ross believed that social feelings such as empathy and justification are innate to the individual. However, as the complexity of social increases, these innate feelings are no longer sufficient to maintain order. Consequently, society must develop external tools such as religion, public opinion, law, and art to regulate and satisfy the selfish desires of the individual. In this framework, social order can ultimately be protected by suppression when voluntary mechanism fails. Okay. सो रॉस बिलीव दैट सोशल फीलिंग्स जैसे एम्पैथी है, दूसरे के लिए जो सद्भावना और जो हम दूसरे के जो दुखों को अपने अपने अनुभूति करते हैं, सो दैट इज इननेट, मतलब आंतरिक है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के अंदर, है ना। सो हाउएवर एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे समाज का जो परिवेश है वो जटिल होता जाएगा हो जा रहा है, दैट इननेट फीलिंग्स आर नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मेंटेन ऑर्डर। तो इननेट जो फीलिंग्स हैं ये लाइक एम्पैथी एंड जस्टिफिकेशन आर नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मेंटेन ऑर्डर। ओके, तो कॉन्सिक्वेंटली सोसाइटी मस्ट डेवलप एक्सटर्नल टूल्स सच एज रिलीजन, पब्लिक ओपिनियन, लॉ एंड आर्ट। सो अगर ये इननेट फीलिंग्स नहीं रही, दूसरों के लिए सहानुभूति अगर आपके पास नहीं है, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा रिलीजन और पब्लिक ओपिनियन, लॉस एंड ये सब मतलब आपके एग्जिस्टेंस में आएगा, सो दैट वी कैन मेंटेन अ social order. Okay, to regulate and satisfy the selfish desires of the individual in this framework, social order can ultimately be protected by the suppression when voluntary mechanism fails. Okay, तो ये जो फ्रेमवर्क है सोशल ऑर्डर, इससे प्रोटेक्ट होता है रिलीजन से, पब्लिक ओपिनियन से, लॉ एंड आर्ट से। ओके, सो एमिली दुर्खीम का जो ये रॉस की थ्योरी थी। दूसरा है एमिली दुर्खीम थ्योरी ऑफ सोशल साउंडनेस। So, according to Durkheim, the primary source of social control is the collective consciousness. The shared sets of values and belief, moral attitude common to society. When a person commits a crime or violates a norm, they offend this collective consciousness. Society punishes the offender not merely for retribution but to reinforce and maintain social solidarity and collective cohesion. So, Emily Durkheim कहते हैं social soundness. तो social sound में सामाजिक जो एक आप ये कह सकते हो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, तो इसमें हम अपनी वैल्यूज जो है वो शेयर करते हैं, बिलीफ हमारे शेयर होते हैं, जो नैतिक हमारा जो बल होता है वो शेयर होता है, कॉमन हमारा जो सोसाइटी में है, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड वी ऑल फॉलो दैट रूल, जिससे कि सोशल ऑर्डर उस सोसाइटी के नॉर्म्स का मतलब मेंटेन रहे, और कोई भी ऐसा जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑफेंड करता है, दैट शुड बी पनिश्ड। ओके, टू रीइंफोर्स एंड मेंटेन सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कोहेजन, ताकि जो सोशल सॉलिडारिटी है वो मेंटेन रहे और कलेक्टिव कोहेजन रहे। तो एमिली दुर्खीम का थ्योरी ऑफ कॉन्साउंडनेस में और थ्योरी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर ये था। कार्ल मार्क्स कहते हैं क्लास थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। तो फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली द लीगल सिस्टम, द स्टेट अपरेटस एंड enforcement agencies like the police serve as instrument in the hands of powerful and wealthy class bourgeoisie. Okay, bourgeoisie. They utilize these tools to exploit the poor and working class. The proletariat secure private property, consolidate their economic and political power. So the Marxist perspective, social control mechanism, specifically the legal system in state apparatus and enforcement agencies like police, serve as instrument in the hands of powerful and wealthy class. तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो सोशल कंट्रोल है, सामाजिक लो
आप ये कह सकते हो कि जो नियंत्रण है वो कुछ जो वेल्दी क्लास है उनके हाथ में होती है। उनके हाथ में पुलिस भी होती है, उनके हाथ में सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, और वो अपने फायदे के हिसाब से वो सारा मतलब जो वर्क कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेते हैं। एंड दे एक्सप्लॉइट पुअर, मतलब गरीबों का शोषण करते हैं, है ना, ताकि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उन्होंने बनाई है, कंसोलिडेशन जो इकोनॉमिक सोर्सेज उन्होंने करी है, पॉलिटिकल पावर जो उनका है वो मेंटेन रहा है। ओके, सो कार्ल मार्क्स की थियरी कहती है कि कुछ एक लोगों के पास जो वेल्दी क्लास है ना, जो एलिट क्लास है, वो सारा सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जिसे जो बड़ी मेजोरिटी लोग हैं जो पुअर क्लास है वो एक्सप्लॉइट होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज चेंजिंग डायमेंशन एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल कंट्रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। तो क्या क्या चैलेंजेस है 21st सेंचुरी में? डिजिटल एंड टेक्निकल सर्विलांस, हाँ बिल्कुल, सॉफ्ट कंट्रोल होता है, सीसीटीवी नेटवर्क, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इंटरनेट ट्रैकिंग, ये सारे सारे क्या होते हैं हमारे, ये डिजिटल एंड टेक्निकल सर्विलांस वगैरह क्या होता है, ये सोशल कंट्रोल में आता है ना, सर्विलांस वगैरह करना। वीकनिंग ऑफ इनफॉर्मल मींस रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ट्रांजिशन टुवर्ड न्यूक्लियर फैमिलीज हैव सिग्निफिकेंटली इरोडेड ट्रेडिशनल इनफॉर्मल चेक्स, हिस्टोरिकल एक्साइज बाय नेबरहुड्स, एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड लोकल। जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये भी कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल को कंट्रोल करता है, क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि विवाह जो ज्यादा दिन तक मतलब लाइक मोस्टली डाइवोर्स केसेस आर एक्सपेंडिंग, ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। तो इसकी वजह से जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो खराब हो रहे हैं। हाइपर इंडिविजुअलिज्म, है ना, तो इंसान सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, हाइपर इंडिविजुअलिज्म की ओर जा रहा है। Contemporary generation priorities absolute personal autonomy and freedom. Consequently, the binding force of traditional ethos and social pressure is diminishing. Occasionally, introduction of social reducing anomy. तो यही है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो खराब हो रहे हैं। ट्रेडिशनल जो एथोस थे, हमारी जो एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, दैट इज श्रिंकिंग nowadays, and people are forcefully making themselves more consolidated, more individualistic. Okay, जिसकी वजह से बहुत सारी जो सोशल कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। सो रोल ऑफ मास मीडिया एंड सोशल मीडिया, बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स्ट्रा, इंस्टाग्राम, न्यूज नेटवर्क प्ले अ मैसिव रोल इन शेपिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्टॉर्टिंग पब्लिक ओपिनियन, इमर्जिंग हाईली इन्फ्लुएंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशल कंट्रोल। सो मास एंड मीडिया, सोशल मीडिया आर द पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशल कंट्रोल। किसी की इमेज खराब करनी हो तो उसके बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज एंड ये सब बढ़ा दो, ताकि उसके इमेज को डिस्टॉर्ट किया जा सके और पब्लिक ओपिनियन गेन किया जा सकता है। पीआर स्टंट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ social control. Okay, now the social change, problems, causes and theories. So change is the omnipresent law of nature. Human society is no exception. Society is a dynamic network of evolving social process, structural relationship and institutions. So change क्या है ना, बदलाव, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें तो हमेशा होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और सोसाइटी भी डायनेमिक नेटवर्क होता है सोशल प्रोसेसेस का, धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव होते हैं। अब ये देखो कि जो फूड हैबिट्स थी, पहले हम देखते थे कि पंगत लग करके मतलब खिलाया जाता था, बट नाउ डेज पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दी बुफे सिस्टम। ओके, जो वेस्टर्न कल्चर है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के हम जो अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर में जो जो चीजें लेकर आ रहे हैं वो दैट आर पार्ट ऑफ द सोशल चेंज। ओके, तो अब क्या क्या डेफिनेशन है इसमें देखते हैं। किंग्सले डेविस ने बोला है, बाय सोशल चेंज वी अंडरस्टैंड ओनली दो चेंजेस दैट अकर इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। मैकाइवर एंड पेज ने बोला है, सोशल चेंज इज व्हाट वी कॉल सोशल चेंज, रेफरिंग टू चेंजेस स्ट्रिक्टली विद इन द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। गिलिन एंड गिलिन बोलते हैं, social changes are changes in accepted ways of life, whether these changes are caused by changes or diffusion of geographical conditions, cultural resources, population composition or theories. Okay, so the causes or factors of social change: technological factor, shift in production system, means of communication and transportation, impact on family life. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है, तो प्रोडक्शन सिस्टम में टेक्नोलॉजी की सर्व एज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, लाइक बीएफ ऑफगर्न ने कहते हैं कि फंडामेंटल कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है ना, आजकल देखा हो कि प्रौद्योगिकी है एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है सोशल चेंज करने का। तो पहले प्रोडक्शन सिस्टम कुछ और था, अब देखो सिंपली कि लाइक पीपल, पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर चेंजिंग,
rapidly since अब रेडियो से टीवी एंड टीवी टू मोबाइल, सो शिफ्ट इन प्रोडक्शन सिस्टम, उस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम में भी बदलाव, कम्युनिकेशन सिस्टम पहले टेलीफोन से मोबाइल, मोबाइल टू इंटरनेट, तो ये सब हो गया. Impact on family life. Automation in household appliances significantly reduces domestic labor, paving the path of women's socio-economic empowerment and labor force integration. So impact on family life. तो जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से महिलाओं के ऊपर जो शारीरिक जो उनके ऊपर लेबर फोर्स था, शारीरिक जो लेबर होते थे, मतलब काम करने की, तो टेक्नोलॉजी ने उनके काम आसान कर दिए हैं. लाइक कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हो गया, एंड मतलब झाड़ू, आप देख सकते हो वैक्यूम क्लीनर एंड ऑल. तो बहुत सारे जो चीजें हैं जो डेली यूज में आती हैं, उसकी वजह से हमारा काम कितना आसान हो गया. तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर. तो थिंकर लाइक कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट द इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर, द फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिक्टेट्स द एंटायर societal superstructure. Industrialization and urbanization, transitioning from agrarian economies to industrial production, fragmented large joint families into compact nuclear structures, shifting population towards dense urban centers. ठीक है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि मतलब ज्वाइंट फैमिली से धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रही है पॉपुलेशन. ओके. और डिवीजन ऑफ लेबर भी धीरे धीरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे जैसे स्ट्रांग हो रहा है, हाइपर स्पेशलाइज्ड हो रहा है. उसके बाद से जो प्राइमरी जो सोर्सेज ऑफ लेबर दैट इज श्रिंकिंग. बायोलॉजिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉपुलेशन साइज ये बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है ना. एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक टिल्ट टुवर्ड एजिंग पॉपुलेशन. मॉडर्न जापान स्ट्रेंथ्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड वेलफेयर स्टेट वेयर अ यूथफुल डेमोग्राफिक इंडिया fosters dynamic and structural innovation. Cultural and ideological factor, rise of new ideas, cultural context, geographical ecological factors. So these are the part of social change. Okay, ज्योग्राफी में नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं. कल्चरल चेंजेस में आप देख सकते हो राइज ऑफ न्यू आइडियाज, कल्चरल कॉन्टेक्ट, नए नए आइडियाज आ रहे हैं इसमें, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म में, तो फेमिनिज्म के ये सारे जो, तो ये ओल्ड एज सेंचुरीज फ्यूडल एंड पेट्रार्कल सिस्टम है, उनको ये खत्म कर रहा है धीरे धीरे. जो आजकल के फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स बढ़ रहे हैं, लाइक सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये फेमिनिज्म के जो सक्सेसफुली इन्होंने जो ओल्ड फ्यूडल मतलब कॉन्सेप्ट्स थे उनको ये खत्म कर रहे हैं. कल्चरल कॉन्टेक्ट मतलब अब कम हो रहा है लोगों के बीच में. अब क्या है कि इंटर कल्चरल फ्यूजन हो रहा है, क्रॉस कल्चर हो रहा है. लाइक पीपल यूज टू गो टू फॉरेन कंट्रीज एंड उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फॉरेन कल्चर अडेप्ट हो रहा है, उनके साथ इंटरमिक्सिंग हो रही है. सो दैट इज कल्चरल कॉन्टैक्ट, इंटर कल्चरल फ्यूजन हो रहा है. थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में क्या क्या थ्योरीज है? लीनियर थ्योरी है एक, ऑगस्टे कॉम्टे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. तो ऑगस्ट कॉम्टे की डेट सोशल प्रोग्रेस ट्रांजिशन थ्रू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस. Theological stages, phenomena are explained by divine or supernatural forces. Metaphysical stage, abstract or philosophical or natural forces replace personified deities. Herbert Spencer's theory of social evolution, Karl Marx historical materialism. ये आप देख सकते हो, ये पार्ट ऑफ लीनियर थ्योरीज है. ऑगस्टे कॉम्टे ने बोला था, कॉम्टे किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ट्रांजिशन थ्रू जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और सामाजिक प्रोग्रेस है वो 3 स्टेज में होता है. थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और साइंटिफिक एंड पॉजिटिव स्टेज. तो थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है? सुपरनेचुरल फोर्सेस है ना, वो मतलब डिवाइन कोई भी मतलब फिनोमेना, अगर कोई भी घटना होती है, उन घटनाओं को भव्य मतलब भगवान से या किसी डिवाइन फोर्स से, सुपरनेचुरल फोर्स से कनेक्ट करके बताना. फिर उसके बाद आता है मेटाफिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसफिकल एंड नेचुरल फोर्सेस रिप्लेस पर्सोनिफाइड डिटीज. धीरे धीरे उसके ऊपर कम होते तो मेटाफिजिकल आया, है ना. फिर उसके बाद साइंटिफिक स्टडीज हुई, जो मॉडर्न स्टडीज है, जो फैक्ट्स, डेटा, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह पर बेस्ड होकर आया. तो ऑगस्टे कॉम्टे का ये 3 स्टेज कॉन्सेप्ट है फॉर सोशल चेंज. उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन. Spencer applied Darwinian principle of biological evolution to human society, arguing that naturally evolved from absolute homogeneity and simplicity into the highly differentiated, complex, interlinked structure. Herbert Spencer ने social evolution की थ्योरी डार्विन की थ्योरी से लेकर के दिया था, और वो कहते हैं कि जो नेचुरली जो होमोजेनिटी है ना, तो ये हाईली डिफरेंशिएट, कॉम्प्लेक्स, इंटरलिंक स्ट्रक्चर्स, तो जो हमारी सोसाइटी है वो भी इवोल्यूशन के थ्रू ही मतलब अपग्रेड हुआ है.
द नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करता है मार्क्स। वो कहते हैं कि डायलेक्टिकल linear progression of history driven by economic competition, primitive communism, slave society, feudalism, capitalism, social communism। तो ये इनकी एक थ्योरी है, लाइक ये कहते हैं कि प्राइमिटिव कम्युनिज्म सबसे पहले जो साम्यवाद प्राथमिक अवस्था में, उसके बाद स्लेव सोसाइटी, मतलब आप देख सकते हो बंधे जो बंधुआ मजदूरी वगैरह का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म सामंतवाद, फिर कैपिटलिज्म है ना पूंजीवाद, उसके बाद फिर समाजवाद। तो ये इनका इस क्लास स्टेज है, क्लास स्ट्रगल स्टेज का ही कॉन्सेप्ट ये बताते हैं, ठीक है। साइक्लिकल थ्योरीज, ओसवाल्ड स्पेंगलर्स थ्योरी, decline of West, Spengler analyzed 8 major civilization, concluded that every civilization undergoes an organic life cycle. He argued Western civilization is currently in its final phase heading toward destruction. ठीक है। अर्नोल्ड टॉनबी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, एनालाइजिंग 21 civilization in a study of history. Toynbee proposed that progress relies on how a society responds to natural and external challenges. Successful lead to civilization development, while failure results in eventual collapse. तो अर्नोल्ड टॉनबीज चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था। पीटरिम्स सोरोकिन थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनेमिक्स। अब इसमें क्या है कि इन्होंने किस सिविलाइजेशन की स्टडी करी थी अर्नोल्ड टॉनबी ने, और उन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेस है कि वो कैसे रिलाई कर, ये किस पे रिलाई करते हैं, लाइक हाउ अ सोसाइटी रिस्पॉन्स टू नेचुरल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। कोई भी प्राकृतिक और बाह्य जो भी चैलेंजेस है उनसे कैसे कोई भी सोसाइटी निपटती, या कह सकते हो उससे ओवरकम करती है, वो ये इन्होंने स्टडी करी, और उससे जो सोसाइटी के सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट आया है ना, उसके बारे में ये स्टडी करते हैं अर्नोल्ड टॉनबी। पितरिम्स सोरोकिन थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनेमिक्स। सोरोकिन कहते हैं कि a pendulum like fluctuating model of social change based on cultural orientations। तो पहला sensate culture, ideational and idealistic culture, so prioritizes material pleasure, physical senses, science and empirical reality। Example, modern Western society ideological center around spirituality, faith, mysticism, religion, medieval societies harmonious rare synthesis for both sensation and ideations dimensions। तो पितरिम सोरोकिन्स कहते हैं पेंडुलम लाइक फ्लक्चुएटिंग मॉडल ऑफ सोशल चेंज। तो इन्होंने पेंडुलम लाइक फ्लक्चुएटिंग मॉडल पे इन्होंने पितरिम सोरोकिन ने बताया था, है ना, कि पहले सेंसेट कल्चर आता है, मतलब मटेरियल प्लेजर वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक। जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी है वो फोकस करता है मटेरियल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर पे। आइडियलिस्टिक जो सेंटर्स ऑफ फेथ एंड मिस्टिसिज्म रिलीजन पे फेथ करते हैं, जो मिडिवल सोसाइटी थी, है ना, जो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे रेनेसां पीरियड जो था वो आइडियशनल कल्चर, उस समय आइडियलिस्टिक कल्चर, बिल्कुल ये सब मतलब इन दोनों के बीच में रिलाई करता है, उसे आइडियलिस्टिक कल्चर कहते हैं। तो ये मेडिवल कल्चर वही रेनेसां वाला पीरियड रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी, फेथ और मिस्टिसिज्म, रिलीजन और मतलब विच क्राफ्टिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस रहता था। तो ये थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनेमिक्स पे कहते हैं कि वहां से जैसे सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होती है ना। एंड द लॉ ऑफ पेंडुलम डिक्टेट्स दैट व्हेन अ कल्चर शिफ्ट टुवर्ड वन एक्सट्रीम इट नेचुरली स्विंग्स बैक टुवर्ड द अदर। तो ये लॉ ऑफ पेंडुलम ये कहता है पितरिम सोरोकिन का कि अगर कोई कल्चर है, अगर वो बहुत आगे निकल जाता है किसी भी मतलब नया कल्चरल कॉन्सेप्ट को समझने में, उसे अडॉप्ट करने में, तो नेचुरल है कि वो पीछे भी बहुत मतलब तुरंत आएगा। लाइक आप ये कह सकते हो, लाइक ये पेंडुलम क्या करता है, अगर ये पेंडुलम अगर यहाँ से बढ़ रहा है तो ये फिर वापस भी यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इनका था कि कोई भी कल्चर, अगर मान लीजिए पेंडुलम में कल्चर शिफ्ट है तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो फिर वापस बैक भी आएगा, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ पेंडुलम, पितरिम सोरोकिन्स की थ्योरी थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाई एग्जाम में पूछ सकते हैं लॉ ऑफ पेंडुलम किसका है, तो ये क्या है, सोरोकिन नाम रख याद रहे। प्रॉब्लम ऑफ सोशल चेंज में क्या प्रॉब्लम है, कल्चरल लैग क्या है, विलियम एफ ऑकबर्न बोलते हैं कि मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो ये कहते हैं मटेरियल कल्चर एडवांस कर जाता है, नॉन मटेरियल पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को भाई मटेरियल सुख चाहिए, लोगों को मतलब
है ना। नॉन मटेरियल चीजों से कौन आजकल वास्ता रखता है, कोई कौन मूल्यों की बात करता है, कौन सद्भावना की बात करता है, कौन कानून की बात करता है, कौन मोरालिटी नैतिकता की बात करता है। ऑल आर, है ना, मूविंग टुवर्ड्स टूल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, मटेरियल गेन, कल्चर, पैसा, प्रेस्टीज, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विद मटेरियल कल्चर। आज के टाइम पे नॉन मटेरियल कल्चर पे कोई नहीं बात करना चाहता है। सो व्हाट ही सेज, विलियम ऑकबर्न, दैट material culture advances at a rapid pace while non-material culture lags behind, and the social technological gap is termed cultural lag and creates acute social friction maladjustment. Example: fast sports car developed before safe driving norms and traffic ethics are fully internalized. तो ये कहते हैं कि बिल्कुल जैसे मतलब स्पोर्ट्स कार जब बन गई तो सेफ ड्राइविंग के नॉर्म्स हैं वो खत्म हो गए। वो मतलब ये तो अब अपने अंदर ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एथिकली रिस्पॉन्सिबल अपने आप को करके और रोड ड्राइविंग करता है। अदरवाइज इट बिकम्स मैल एडजस्ट। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड क्राइम, अल्ट्रा रैपिड चेंजेस डिस्टेबलाइज establish norm driving anomaly normalness where individuals experience structure confusion causing spikes in juvenile delinquency and cybercrime and theft. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड क्राइम बिल्कुल अल्ट्रा रैपिड जो चेंज हो रहे हैं हमारे, मतलब आप देख सकते हो सोसाइटी में कि जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं सोसाइटी, तो उसमें चाइल्ड लेबर, है ना, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, छोटी उम्र में जो बच्चे क्राइम कर जाते हैं। आपने देखा होगा निर्भया कांड में एक जो उसमें लड़का था जिसको फांसी होनी थी, वो जुमे तो उसको नहीं हो पाई थी, फिर बाद में उस जो केस उसमें बढ़ता गया। तो निर्भया कांड में एक जो था लड़का, वो आप देख सकते हो, ही वाज बिलो 18 इयर्स। तो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, ये एक सोशल मतलब आप कह सकते हो कि सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे भी इस क्राइम में बहुत बड़े लेवल पे लिप्त हैं, एंड दैट इज द फेलियर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। Psychological stress and mental illness. Urban fragmentation induces loneliness, alienation, and severe identity crisis due to shifting roles and intense competitive stress. Okay, so psychological मनोवैज्ञानिक जो stress है, mental stress है, okay, ये क्या क्या कर रहा है आज के टाइम पे? loneliness, एकांत और अपने आप को अलग थलग समझना, एकांत और डिप्रेशन, है ना। मॉडर्न जो इस समय कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह का कॉन्सेप्ट है, या ये तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर बात करते हैं तो अर्बन का जो एरियाज है वहां पे लोग क्या है, पीपल आर वर्कोहॉलिक, और उसकी वजह से लोनलीनेस है ना, वर्क प्रेशर है। तो बहुत सारी जो डिप्रेशन और जो मेंटल इलनेस है वो बिल्कुल इनका बहुत बड़ा वो रीजन है। Generational gap, ideological conflict. Old cohorts strive to maintain traditional ideals while younger generation prioritize consumerism, rationalism and hyper modernity. तो आज के टाइम पे आप देख सकते हो जनरेशनल गैप है। पुराने के जो लोग हमसे जो बड़े हैं वो अपने जमाने की बातें, आदर्श की बात करेंगे, वो अपने जमाने के जो पुराने आदर्श हैं उनको मेंटेन रखने की बात करेंगे, पर नई पीढ़ी जो है वो कंज्यूमरिज्म, रैशनलिज्म, है ना, नए सोच, नए जमाने की मॉडर्न सोच के साथ पैदा हुई है, तो वो अलग सोच को बढ़ावा देगी। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द अनइवन एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ स्टार्क डिजिटल डिवाइड, वाइडनिंग द गैप गल्फ बिटवीन द टेक empowered रिच एंड marginalized पुअर। इनकी सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्यों हो रहा है? डिजिटल डिवाइस हो रहा है कि जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के पास है, छोटे लोगों को टेक्नोलॉजी मिल नहीं पाती है। तो उसकी वजह से जो गैप है टेक एम्पावर्ड रिच एंड मार्जिनल पुअर्स के बीच में, उसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं लोग, तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। तो ये तो रही बात सोशल चेंज की। अब सोशल के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्या क्या सोशल में रेजिस्टेंस की। तो कल्चरल इनर्शिया, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड फियर ऑफ अननोन, नेचुरल फ्रिक्शन अप अगेंस्ट रैपिड अल्टरेशन ड्यू टू सीवरल फैक्टर। तो जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी मतलब बाध्यकारी बनते हैं। तो कल्चरल इनर्शिया क्या? डीपली एम्बेडेड हैबिट्स, सुपरस्टिशन एंड एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस क्रिएट अ कंफर्टिंग साइकोलॉजिकल जोन मेकिंग कम्युनिटीज रेजिस्टेंट टू
structural interventions. Vested interest section of society that derive economic or political profit from the status quo. Example: feudal lord, landlords, capital monopolists actively oppose progressively changes. Fear of the unknown. Ambiguity regarding whether structural revisions will improve or deteriorate the quality of life forces groups to cling onto existing systems. ठीक है, तो ये देख सकते हो कल्चरल इनरशिप। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम के लिए, तो इतना हम उसमें क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। आप ये पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन एंड पर्सुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है। The term communication stems from the Latin root communis, meaning to make common. In social psychology, communication is the interactive process through which individuals exchange ideas, emotions, signals, and insight to build mutual comprehensions. तो communication क्या होता है? To make common, किसी भी चीज को common कर देना, सामान्य करना, या मतलब ताकि मतलब हम अपने जो आइडियाज हैं उनको शेयर कर सकें, अपने इमोशंस को शेयर कर सकें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मतलब ये कह सकते हो जो संचार होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली संचार, संचार मीन्स व्हाट वी शेयर। लाइक अगर हमें अपने कोई बात बतानी है किसी को, तो हम क्या माध्यम रखते हैं अपनी बात को बताने के, दैट इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या क्या है? तो सेंडर होता है, कोई सोर्स होना चाहिए भेजने के लिए, कम्युनिकेशन संचार के लिए। फिर एनकोडिंग, फिर उसको मतलब जो बात आपने कही उसको समझाने के लिए, उसको है ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जो सिंबल, फॉर्म, वर्ड्स या जेस्टर या साइन कुछ भी यूज करते हैं उनको। फिर उसके बाद मैसेज जो हमने लिखा है, मैसेज उसमें वो क्या क्या मतलब कहा गया है, वर्बल टेक्स्ट है या स्पीच है, विजुअल है, सिंबल है, क्या है। उसके बाद चैनल, जो माध्यम होना चाहिए ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन वो भेजे हम किसी दूसरे के पास। तो कोई व्हीकल है, रूट है, और एयरवे हो गया, लेटर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मास मीडिया, इंटरनेट है, ये सब चैनल हो गए। डिक्रिप्शन, इनको डिकोडिंग, जो हमने भेजा मैसेज उसका डिकोड है ना, उसको दोबारा फिर जो रिसीवर है उसके पास वही सेम मैसेज डिकोड होकर के जब जाए, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन और डिकोडिंग। फिर रिसीवर, जो रिसीवर है वो इस डिकोडेड मैसेज को रिसीव कर रहा है, फिर उसके बाद उसको समझने के बाद रिस्पांस दे रहा, दैट इज फीडबैक। रिस्पांस जो देता है उसको फीडबैक में आएगा। फिर नॉइज, एनी सिस्टमेटिक और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन डिस्टॉर्ट द क्लैरिटी ऑफ मैसेज, फिजिकल नॉइज, सेमेंटिक बैरियर और कॉग्निटिव बायस। अब नॉइज भी आएगा इसमें। नॉइज क्यों आएगा? क्योंकि हो सकता है जो फीडबैक दे रहा है और फीडबैक के बाद जब वो दोबारा मैसेज देख रहा है तो कोई ऐसी चीज हो गई, कोई कम्युनिकेशनल गैप हो गया, कुछ भी ऐसे मतलब टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कोई भी गैप होता है, फिजिकल नॉइज हो गई बीच में। जैसे मान लीजिए हम कोई मैसेज भेज रहे हैं और आपने देखा होगा बीच में ऐसे आवाज आने लगती है ना, आपने देखा होगा मैसेज वगैरह में। तो जो मतलब डॉटेड, अब जैसे कोई मैसेज भेजा हमने, वो ऐसे ऐसे होकर के फिर जा रहा, फिर ऐसे ऐसे डिस्टॉर्ट हो गए, फिर जा रहा, तो ये जो डिस्टॉर्शन है दैट इज कॉल्ड नॉइज। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सब डिवाइडेड, ओरल जो फेस टू फेस डायलॉग होते हैं, लेक्चर होते हैं, दैट विल कॉल वर्बल कम्युनिकेशन। एंड और रिटर्न भी वैसे ही, मतलब बुक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह लिख करके हम जो अपने कम्युनिकेशन भेजते हैं, तो दैट इज वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो ह्यूमन मैसेज एक्सचेंज, बॉडी लैंग्वेज से, काइनेटिक्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर वगैरह से, प्रोक्सेमिक्स, दी साइकोलॉजिकल यूज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, है ना। तो जो साइकोलॉजिकल यूज करते हैं हम मनोवैज्ञानिक इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में। और टेक्टाइल कम्युनिकेशन, हैप्टिक्स है, जो टच इंटरेक्शन, हैंडशेक, हग वगैरह करके हम अपने मतलब हाथ मिलाते हैं किसी को और हग करते हैं, तो उससे हमारी जो वार्मथ और मतलब डोमिनेंस है वो सब दिखाते हैं, है ना। और हमारा जो आत्मीयता होता है उस और सामने वाले पर्सन के साथ हमारा रिश्ता जो है कितना दृढ़ है वो दिखाता है। पैरा लैंग्वेज, हाउ समथिंग इज स्पोकन विच पिच, टोन, स्पीड, वॉल्यूम rather than literal word use। पैरा लैंग्वेज भी वही है, मतलब कितने वॉइस में हम मतलब तेज से बोल रहे हैं या धीरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत मतलब दिखाता है पैरा लैंग्वेज में। तो ये कम्युनिकेशन के सारे फॉर्म्स हैं। दीज आर नॉन, ये किस में आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, है ना। और हमारा जो 60% है ह्यूमन मैसेज है वो इसी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन,
डाउनवर्ड अथॉरिटीज टू सबॉर्डिनेट, अपवर्ड सबॉर्डिनेट्स टू हायर ऑफिशियल, फीडबैक, कंप्लेन, हॉरिजॉन्टल पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हमारे सी सेट में भी आता है, ये एग्जाम में सी सेट में भी आता है कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड क्या, जो अपर अथॉरिटी है वहां से नीचे की तरफ जो कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इंक्लूड डाउनवर्ड। फिर नीचे से कोई ऊपर की तरफ कर रहा है तो वो अपवर्ड हो गया, लाइक नीचे से कोई छोटा कर्मचारी हो अपने अधिकारी को कुछ लिख रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट विल अपवर्ड। ऊपर से बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को या कर्मचारी को बता रहा है तो दैट विल डाउनवर्ड। और हॉरिजॉन्टल पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, एक दोस्तों के बीच में जो बात हो रही है, सहपाठियों के बीच में बात हो रही है, दो कलीग के बीच में बात हो रही है, दैट इज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। इक्वल, जैसे दो ऑफिसर्स हैं वो आपस में अगर कोई बातचीत करते हैं, दैट विल कम अंडर, और सेम रैंक हो अगर उनके, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आएगा। अब नेक्स्ट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या है, तो परसुएशन इज एन एक्टिव टारगेटेड एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी एम्ड एट अल्टरिंग द एटीट्यूड, बिलीफ, बिहेवियर ऑफ पर्सन ग्रुप विदाउट फिजिकल कोअर्सन। तो परसुएशन क्या होता है ना, कि किसी भी इंसान के जो उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड है ना, उसको बदल देना अपने प्रभाव से, अपनी बातों से, या अपने किसी ऐसे मतलब जेस्चर से, बातों से, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, कोई ऐसा तरकीब है ना, या कुछ ऐसे कार्य आपके ऐसे हैं, जैसे जस्ट लाइक कि अगर कोई व्यक्ति है ना, और वो मतलब अपने सोसाइटी में बहुत मतलब उसका नाम है कि ही इज वेरी पंक्चुअल, और मतलब बहुत धार्मिक है, लोगों से मतलब ऑनेस्टी रहते हैं, और उनका जो एक आप कह सकते हो कि बिहेवियर है वो बहुत सबसे अच्छा है, तो पीपल विल गेट इंस्पायर, उनसे इंस्पायर होंगे, और धीरे धीरे हो सकता है कि उनको इंस्पिरेशन मेजर लेते लेते धीरे धीरे उनके आसपास के लोग भी धीरे धीरे अच्छाई की ओर चलना प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो डेट इज परसुएशन। और क्या परसुएशन के क्या होता है, अब देखो कुछ चीजें तो इंटेंशनली परसुएशन होता है, ठीक है, एक्सीडेंटल होता नहीं है, हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होती है परसुएशन के। ठीक है, द सोर्स डेलिबरेटली इंटेंस टू इन्फ्लुएंस टारगेटेड माइंड, बिल्कुल टारगेटेड होता है। Psychological freedom, recipient feels entirely free to accept or reject a message. There is no legal or physical compulsion. Attitude change, the ultimate benchmark is an internal shift in the recipient's evaluations and behavioral intentions. Okay, तो साइकोलॉजिकल फ्रीडम क्या है, जो मतलब जो सामने वाला रेसिपिएंट है ना, हो सकता है जिसको आप परसुएट कर रहे हो, है ना, अगर वो बंदा जो है वो फ्री है कि वो आपकी बात को मान रहा है, या रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है आपके मैसेज को, तो आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, बट दैट इज अ साइकोलॉजिकल फ्रीडम होता है परसुएशन में। एटीट्यूड चेंज, इंटरनल शिफ्ट इन रेसिपिएंट्स इवोल्यूशन एंड बिहेवियरल इंटेंशंस। तो अब ये क्या है कि एक मतलब एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड मतलब कुछ ऐसे आंतरिक जो हमारे भाव होते हैं वो बदल जाते हैं, है ना, तो वही बात है कि हमारे अंदर के आंतरिक भाव को बदलने के लिए परसुएशन का यूज किया जाता है, तो वही एटीट्यूड चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कोर थियरीज एंड मॉडल, येल एटीट्यूड चेंज अप्रोच, तो येल का मतलब एटीट्यूड, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आप देखिए, कार्ल होवलैंड कलीग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, दिस अप्रोच स्टडीज परसुएशन बाय एनालाइजिंग 4 critical components summarized: who says what to whom, through what medium, and with what effect, the source, the message, the channel, the audience। तो ये एटीट्यूड चेंज कॉन्सेप्ट कार्ल होवलैंड ने ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज किया था, कि किसने किससे क्या कहा, क्या क्यों, कौन कहा, क्या कहा, और कैसे कहा, और किससे कहा, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट था, हु सेज व्हाट टू हुम, थ्रू व्हाट मीडियम, एंड विथ व्हाट इफेक्ट। तो सोर्स क्या रखा उसने, मतलब किससे बात करने, तो क्रेडिबल, एक्सपर्ट, अट्रैक्टिव एंड ट्रस्टवर्दी स्पीकर, डोमेस्टिक एलिवेट परसुएशन। तो पहले जैसे क्या होता था कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कि मास से अगर जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट करना हो, है ना, यंग जो यूथ होता था, क्योंकि लड़ाई के लिए हमें यूथ की जरूरत है ना, सिपाही की भर्ती करनी है, तो उन्हें कैसे हम मतलब मोटिवेट कर सकते हैं कि कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन,
तो उसके लिए किसी सोर्स को पकड़ते थे, तो सोर्स से कोई एक्सपर्ट होता था, पब्लिक ओपिनियन देने वाला कोई पब्लिक स्पीकर होता था, है ना, जो अच्छा बोल सके, तो उसको पहले लेकर के आते थे। फिर क्या मैसेज देना है, क्या क्लियर कट मैसेज देना है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए, तो वो मैसेज देता था। फिर चैनल क्या क्या यूज कर सकते थे, तो फेस टू फेस अपील होता था, है ना, या तो प्रिंट करके, मतलब और मास मीडिया वगैरह उस टाइम पे जैसे प्रिंटिंग मीडिया थी, है तो न्यूज़पेपर है और पैम्पलेट्स वगैरह है, तो उससे हम चैनल मतलब यूज करते थे, या कभी कभी फेस टू फेस मास गैदर करके उसमें फिर अपना भाषण दिया। फिर ऑडियंस, है ना, अब ऑडियंस टारगेट होता था कि कैसा ऑडियंस हमारे पास होना चाहिए, यूथ है तो यूथ के हिसाब से बात होनी चाहिए, अगर यूथ से मतलब बड़े लोग हैं तो उनके जैसा बात होना चाहिए। तो पब्लिक जो सोर्स होता था, ये सोर्स यही डिसाइड करता था, ये सबसे बड़ा मतलब वो होता था कि हम किस ऑडियंस पे टारगेट कर रहे हैं, है ना। अगर यंग है तो वो यंग की बात करेगा हमेशा, तो यंगस्टर्स के अंदर मतलब आप सोच सकते हो एनर्जी है तो एनर्जेटिक बात करेगा हमेशा, और रिबेलियन मतलब ऐसा होता है कि हमेशा संघर्ष हो, है ना, और तो उस तरीके की बातें करना, तो डेट विल कॉल ऑडियंस कि कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है। दूसरा है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ईएलएम, proposed by Richard Petty and John Cacioppo. This model is positions that individual processes persuasion message via two distinct cognitive pathways, the central route to persuasion and peripheral route to persuasion. So occurs when the recipient is highly motivated and possesses the intellectual capacity to scrutinize message argument. The resulting attitude change is deeply rooted, long-lasting, and highly resistant to counter-persuasion. Occurs when the recipient is tired, distracted, or unmotivated. Instead of analyzing core arguments, they rely on superficial peripheral cues. Example: the speaker, physical attractiveness, catchy background music. The resulting attitude changes temporary or easily displaced. इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल जॉन कैसिपो ने दिया था इस मॉडल को, रिचर्ड पेटी एंड जॉन कैसिपो ने। ये कहता है कि मैसेज जो है परसुएशन के वो दो रूट उसमें अख्तियार किया जाता है। एक सेंट्रल रूट होता है ना, जो रेसिपिएंट जो होता है, लाइक सेंट्रल रूट ये है कि ये पब्लिक स्पीकर जो है यहां से ये अपने मैसेज को फैला रहा है ना, दैट विल कॉल सेंट्रल रूट। एक पेरिफेरल रूट है ना, यहां से मासेस की तरफ, यहां पे। तो ये तो पब्लिक स्पीकर मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बजा करके, है ना, थोड़ा सा, और कुछ मतलब आप सोच सकते हो बैकग्राउंड कुछ ऐसे इमेजेस या कुछ ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करके, तो जिससे मतलब मैं किसी मास को हम मैनिपुलेट कर सकें या अपनी बात बता सकें, परसुएड कर सकें किसी चीज। तो ये एक पेरिफेरल होता था, और ये सेंट्रलाइज्ड है, ये यहां से इधर की तरफ जा रहा है, और ये इधर से सेंट्रल की तरफ जा रहा है, पेरिफेरल से मतलब यहां से इधर की तरफ, और ये इधर सेंटर से आउटर लेयर की तरफ। Heuristic systematic model. Heuristic developed by Shelley Chaikin. This model mirror detailed deep two processing path: systematic processing, comprehensive analytical evaluation, and heuristic processing using simple cognitive shortcuts or rules of thumb such as expert are always right. तो heuristic जो कॉन्सेप्ट था, heuristic मॉडल ये शेली चैकिन ने दिया था कि जो मतलब एक्सपर्ट है वो हमेशा सही होगा, ये इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। इसमें कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, लैन फेस्टिंगर हमने पढ़ा था, है ना, कॉन्ट्रडिक्ट करता है किसी बंदे का, मतलब किसी पर्सन का उसके अपने जो थॉट्स होते हैं, है ना, अगर उससे कोई ऐसे सिचुएशन में आता है वो जो डिसोनेंस क्रिएट करता है ना, लाइक कि अगर कोई स्मोकर है, अगर वो स्मोकिंग जान रहा है कि स्मोकिंग किल्स, फिर भी वो स्मोक कर रहा है, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस में आता है कि हम ये जानबूझ करके कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, हम जानबूझ करके कर देते हैं उन कार्यों को, लेकिन हमारा इनर कोर जो है वो कहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो दैट विल कम अंडर कॉग्निटिव डिसोनेंस। नेक्स्ट इज फ्रिट्ज हाइडनर बैलेंस थ्योरी, पीओएक्स मॉडल, ये तो हमने पढ़ा ही था अपने प्रीवियस लेक्चर में, फ्रिट्ज हाइड्रो बैलेंस थ्योरी का, पीओएक्स का मॉडल का, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अभी रेजिस्टेंस टू परसुएशन, डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्फ्लुएंस, तो क्या क्या रेजिस्टेंस आते हैं परसुएशन में, तो एटीट्यूड इनोकुलेशन थ्योरी विलियम मैगवायर ने बनाया,
फिर साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, जैक ब्रेम ने एंड बोर्न फॉर वार्निंग जो है ये दिया। फिर सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव एक्सपोजर, कॉग्निटिव इनर्शिया, ठीक है। ये तो खैर उतना मतलब हमारे एग्जाम में डिटेल में तो नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो मोस्टली हमारा जो फोकस होगा ना वो थियरीज पे होगा, थियरी का जो प्रोपाउंडर है उसकी तरफ होगा। नहीं तो ये सब क्वेश्चंस तो रेजिस्टेंस वगैरह में अब हो सकता है कि अगर वो अरेंज करके ये पूछ सकें इसमें क्या क्या है, बट मुझे जहां तक लगता है कि इतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। थियरी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। Social interaction is the foundational dynamic through which individuals influence each other's thoughts, feelings, and actions within a shared social field. George Hammond's social exchange theory आती है, outcome equals to reward minus cost. So this model assumes that human interaction cooperate much like economic transaction. Individually constantly calculate the psychological cost and reward of an interaction before engaging. जॉर्ज ओमान कहते हैं कि कोई भी सोशल एक्सचेंज होता है, सामाजिक अगर बदलाव अगर हो रहा है तो वो पहले यही चेक करता है कि आउटकम क्या होगा, आउटकम बेस्ड, रिवॉर्ड माइनस कॉस्ट। ओके, जॉर्ज ओमान्स की थ्योरी है ये कहते हैं कि इकोनॉमिक आर्थिक जो ट्रांजैक्शन हम होता है लेन देन की तरह ही है बिल्कुल, ये कि हमें क्या मिलेगा और क्या हम खोएंगे। एर्विंग गॉफमैन डाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। गॉफमैन कहते हैं कि सोसाइटी को एज ए थिएटर यूज करो, है ना, टू मैनेज हाउ परसीव देम, सामने वाला कैसे उसको देखता है। तो फ्रंट स्टेज पे दिखाना क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन रूल। तो पहले में है कि सोसाइटी के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करो, पर बैक स्टेज में क्या कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, है ना। तो ये है Harold Garfinkel's ethnomethodology focuses on everyday unspoken, taken for granted rule and shared common sense that ordinary people use to maintain an orderly social disruption. Experiment prove that breaking these subtle rules immediately destabilizes interaction. तो Harold Garfinkel's ethnomethodology ये Harold Garfinkel में यूज हो रहा है। Determinants of interpersonal attraction। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है, प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, रेसिप्रोकल लाइकिंग। तो सोशल साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, सीवियर क्रिटिकल कैटलिस्ट दैट स्पार्क अट्रैक्शन एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिविजुअल। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, हेलो इफेक्ट, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये सब डिटरमिनेंट्स है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के। कॉम्प्लीमेंट्री, ऑपोजिट अट्रैक्ट, रेसिप्रोकल लाइकिंग, ये सारे स्टेनबर्ग्स ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, स्टेनबर्ग ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। रॉबर्ट स्टेनबर्ग कहते हैं कि लव इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट एक्सेस। पहले इंटीमेसी, इमोशनल एलिमेंट इन्वॉल्विंग वार्मथ, क्लोजनेस, म्यूचुअल शेयरिंग एंड डीप ट्रस्ट, ठीक है। पहले इंटीमेसी आती है, फिर पैशन, फिजिकल एंड मोटिवेशनल ड्राइव इनकम्पासिंग रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल कंज्यूमेशन। फिर कमिटमेंट, कॉग्निटिव डिसीजन टू मेंटेन दैट लविंग रिलेशनशिप ओवर लॉन्ग टर्म होराइजन। तो 3 चीजों पे ये फोकस होता है लव, है ना। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग करते हैं कि पहली इंटीमेसी है ना, कि रिश्ते में मतलब वार्मथ होना चाहिए और क्लोजनेस हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो थॉट्स के, तो कुछ भी शेयरिंग हो ताकि उससे ट्रस्ट बिल्ड हो सके, डीप ट्रस्ट बिल्ड हो। उसके बाद फिजिकल एंड मोटिवेशनल ड्राइव होता है, रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल कंज्यूमेशन, ये सारी चीजें पैशन में आए। कमिटमेंट में ये होता है कि हमें अपने पार्टनर के लिए मतलब जो कॉग्निटिव डिसीजन है ना, वो मेंटेन रहे ताकि लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है वो चलता रहे, जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे। ये यूनिक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एक्सेस क्रिएट डिस्टिंक्ट वैरायटीज ऑफ लव। अब देखो पहले, अब ये सारी जो कॉम्बिनेशंस है, इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू ही जो लव है उसके टाइप्स मिलते हैं। तो रोमांटिक लव, कंपेनियन लव एंड फेचुअस लव एंड कंज्यूमेट लव। पहला क्या, इंटीमेसी पर पैशन। तो ये अगर ये 1 और 2 अगर किसी में होता है तो वो रोमांटिक लव होता है। कंपेनियनेट लव, इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट, जब ये और 1 और 3 होता है, 1 + 3, तो ये कंपेनियनेट लव होगा, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिजेस वेयर फिजिकल पैशन हैज बीन
जहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिजेस क्यों होती है, कंपेनियट मेल में ही होता है, जैसे कि हमारे प्रीवियस जनरेशन है हमारे, तो उसमें उनमें क्या रहा, इंटीमेसी है ना, तो है प्लस कमिटमेंट रहा, तो उसकी वजह से मतलब लॉन्ग टर्म उनके जो रिश्ता है वो चलता रहा। आज के टाइम पे ये चीज नहीं है। फेचुअस लव क्या है, पैशन प्लस कमिटमेंट, पैशन तो है, कमिटमेंट है, पर इंटीमेसी नहीं है। वल्व लैक डीप इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती है ना, लैकनेस होता है कि अपने थॉट्स वगैरह हम अपने पार्टनर से बता ही नहीं पा रहे हैं, तो डेट विल का फेचुअस लव। कंजुमेट लव, इंटीमेसी प्लस पैशन प्लस कमिटमेंट, अगर ये तीनों चीजें हैं तो डेट विल कॉल कंजुमेट लव। कंप्लीट आइडियल आर्क टाइप ऑफ लव, सबसे अच्छा ये होता है कंजुमेट लव, जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें इंटीमेसी भी होगा, पैशन भी होगा, कमिटमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। तो कम्युनिटी हेल्थ काउंसलिंग, तो कोर प्रिंसिपल कम्युनिटी हेल्थ की क्या क्या कलेक्टिव वो हैं वो हम देखते हैं अभी। जैसे कलेक्टिव फोकस, प्रिवेंटिव नेचर, एक्टिव पब्लिक की पार्टिसिपेशन, इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य का, कम्युनिटी हेल्थ का, तो प्रायोरिटीज हेल्थ प्रोफाइल ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी, सोशल स्टेटम और रिलीजन रादर देन आइसोलेटेड इंडिविजुअल क्लिनिकल डायग्नोज। ओके, कलेक्टिव फोकस करना, पूरे सोसाइटी इंटायर कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को स्वस्थ करना। फिर प्रिवेंटिव नेचर, ऑपरेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्योर, सारी चीजों को प्रिवेंट करना, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल हाइजीन, क्लियर वाटर सप्लाई, वैक्सीनेशन ड्राइव एंड हेल्थी पब्लिक हैबिट्स। Active public participation realized effectively only when the target community actively participate in, owns and sustains public health campaigns. Equity and accessibility ensure medical, psychological and preventive sources as the last marginalized individual without institutional discrimination based on caste, gender. तो किसी को सबको इक्वली जो सोशल हेल्थ की जो भी जितनी भी मतलब चीजें हैं वो प्रोवाइड कराना, हेल्थ संबंधित, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और क्लास। ठीक है, और की डायमेंशन क्या है कम्युनिटी हेल्थ के, तो कम्युनिटी फिजिकल हेल्थ के लिए फोकस ऑन सिस्टमेटिक एपिडेमिक कंटेनमेंट, मलेरिया, तो वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ कम करने के लिए स्ट्रेस डिप्रेशन मैनेजमेंट करना है भाई, किसी को मतलब इतना जो हेल्थ ऑफिसर है तो वो पब्लिक स्पीकिंग में ये कहे कि भाई मतलब जो किसी भी एपिडेमिक है तो उसके लिए गलत अफवाहें ना फैलाई जाए, है ना। मेंटल स्ट्रेस कम करने के जो भी उपाय है वो उन्हें किए जाए। डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, समाज सुधार गृह जो है उनका बढ़ावा होना चाहिए, ताकि यूथ में जो अब्यूज है, ड्रग अब्यूज वगैरह है, एल्कोहलिज्म, ये कम हो सके। सो आज तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट किए, एंड सोशल साइकोलॉजी में हो सकता है एक लेक्चर और लगे ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सोशल साइकोलॉजी। तो हम इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो हो चुका है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक हम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग, कीप गोइंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू like, follow, share and subscribe to my channel. Okay, thank you so much.